हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नए सीखो के आज के इस भाग में बहुत ही रोचक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेके आया हूं। इसका एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं प्रोसेस के बारे में और लोन के बारे में, जिसका मैं लिंक अभी आपको दे दूँगा। प्लस आज की जो जानकारी है वो इससे रिलेटेड है कि एक्चुअल में जो लोन की फ़ाइल होती है वो प्रोसेस किस तरीके से होती है। यानी कि जब हम कोई भी लोन की फ़ाइल किसी भी बैंक या एनबीएफसी में लगाते हैं तो वहाँ पे उसके प्रोसीजर, उसके प्रोसेस की क्या क्या स्टेजेस हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है: लॉगिन, सैंक्शन और डिसबर्समेंट। आज के इस भाग में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस पूरा किया जाता है। बहुत ही डीपली और बहुत ही गहन और इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। वो लोग जो बैंक्स या एनबीएफसीज में ज्वाइन करना चाहते हैं या वो लोग जो एक्चुअल में लोन के बारे में जानना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आए और जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगे। लेकिन स्लाइड पर चलने से पहले आपसे एक निवेदन कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि इसी तरीके की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं अब अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं। आओ कुछ नया सीखो में आज के इस भाग में कि फाइल के लॉगिन, सैंक्शन और डिसबर्समेंट की प्रक्रिया क्या होती है। तो आ गए हैं अपनी स्लाइड की तरफ, अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ, और यहाँ पे हम जानकारी एकत्रित करेंगे कि किस तरीके से हमारी फाइल को लॉगिन, सैंक्शन और डिसबर्सल की स्टेज से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे लोन में जब हम भी फाइल लगाते हैं, सबसे पहली स्टेज आती है लॉगिन की, यानी कि फाइल को सिस्टम में एंट्री कराना, सिस्टम में उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको स्टार्ट कराना, यानी कि फाइल आपकी सिस्टम में लॉग्ड हो चुकी है। जो आप जानकारियां एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड से जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए, जब वो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है, सिस्टम जनरेट कर लेता है, दैट फॉर लॉगिन। इसके बाद प्रक्रिया जब लॉगिन से गुजरती है तो दूसरी प्रक्रिया आती है सैंक्शनिंग की, यानी कि जब जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किए हैं, जिस कार्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आपने लोन अप्लाई किया है, जब वो बैंक को उसके बारे में स्वीकृति हो जाती है कि हाँ, ये प्रोसेस जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो ये आपका लोन का लक्ष्य है, जो आपका एम है, वो सही है और आपके डॉक्यूमेंट्स भी अलाउ करते हैं कि आपको लोन मिल जाए, तो वो बैंक उसको सैंक्शन कर देता है, यानी कि अपनी स्वीकृति दे देता है उस लोन अमाउंट में। दैट कॉल्ड सैंक्शनिंग। इसके बाद जब सैंक्शनिंग हो जाती है तो उसके बाद आखिरी प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसे हम डिसबर्समेंट कहते हैं, यानी कि जब लोन का निष्पादन होता है, जब लोन आपको आपके अकाउंट में आपके पैसा आ जाता है, उसे डिसबर्समेंट प्रोसेस करते हैं। तो ये 3 मेन स्टेजेस हैं किसी भी लोन की फाइल को प्रोसेस करने की। अब इन 3 स्टेजेस में अब हम लोग आगे के इनके अंदर की स्टेजेस के बारे में देखेंगे कि ये 3 स्टेजेस के बारे में क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लॉगिन के बारे में प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसे हम प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन स्टेजेस कहते हैं। आप प्री लॉगिन स्टेजेस जो होती हैं वो लॉगिन से पहले, उसमें फाइल सिस्टम में सबमिट नहीं हुई है, अभी आपकी प्री लॉगिन स्टेज पे है। वो स्टेजेस क्या है उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आता है। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल, केवाईसी, आपकी बैंकिंग, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, जो भी आप जिस भी प्रोडक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं लगेंगे, लेकिन आपके केवाईसी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एक मैंडेट डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ, सिग्नेचर के साथ एमआईडी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सिग्नेचर होना चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके केवाईसी, आपके फाइनेंशियल्स, बैंकिंग और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जब आपके सेल्फ अटेस्टेड हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, यानी कि हम सारे डॉक्यूमेंट का संलग्न यानी कि कंपाइलेशन जब करते हैं तो उसे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारी फाइल पहुंचे डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग पे, यानी कि जब भी आपने कभी फाइल या लोन अप्लाई किया होगा तो आपने जब डॉक्यूमेंट्स किसी को, चाहे वो एजेंट हो या वो बैंकर हो, आपने जब दिए होंगे तो उसके बाद कुछ पेंडेंसीज आती हैं, यानी कि कोई पेपर कम रह गया हो या आपके क्लियर ना हो डॉक्यूमेंट्स, या कोई बैंकिंग में कोई बैलेंस मिसमैच हो, ये सब देखा जाता है। आपकी बैंकिंग पीडीएफ में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के बैंक्स और एनबीएफसी पीडीएफ में बैंकिंग प्रेफर करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में ही प्रस्तुत की जाए। सॉफ्ट कॉपी रहेगी तो अच्छा है, और अगर हार्ड कॉपी है तो आप उसे सेल्फ सिग्नेचर करके भी दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग में पेंडेंसीज निकाली जाती है। अगर कोई भी पेंडेंसी निकलती है तो वो वापस डॉक्यूमेंटेशन के लिए कस्टमर के पास भेज दी जाती है।
यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरा होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, बैंकर्स उस पर ओएसवी यानी कि ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड, यानी कि जब भी आप कोई केवाईसी या डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपको वो ओरिजिनल भी वेरीफाई करा के देना होता है, दिखाना होता है, जिसे हम ओएसवी यानी ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड करते हैं। जब ये सारी चीजें प्रोसेस से गुजर जाती हैं तो उसके बाद अगला प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीनिंग के बाद जब वो सारे डॉक्यूमेंट ओके हो जाते हैं तो हम सिविल रिपोर्ट निकालते हैं। कुछ बैंक्स एनबीएफसी सिविल रिपोर्ट पहले भी निकाल लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। आजकल तो जो इंटेलिजेंस वर्किंग है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो सिविल रिपोर्ट जो है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे ही निकल जाती है। तो सिविल रिपोर्ट हम निकालते हैं। सिविल कुछ बैंकों में 750 होना चाहिए, किसी में 775, कुछ में 650 भी है। ये अलग अलग बैंक्स एनबीएफसी की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, जिनके बेसिस पे सिविल रिपोर्ट अगर आपकी ओके आती है तो अगला प्रोसेस होता है आपका फाइल के लॉगिन का। देख रहे हैं आप यहाँ पे लॉगिन फाइल करने से पहले आपकी फाइल को 3 स्टेजेस में गुजरना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीनिंग, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद सिविल रिपोर्ट निकलती है और तब आपकी फाइल लॉगिन होती है। यहाँ पे कुछ और प्रक्रियाएं भी बैंक जोड़ सकता है, जैसे कि आपके पहले सिविल रिपोर्ट निकलने से पहले या सिविल रिपोर्ट के बाद आपके पास बैंक से या आपकी किसी संस्था से जहाँ से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से एक व्यक्ति आपके घर पे या प्रॉपर्टी पे आपकी विजिट करने आ सकता है। वो डॉक्यूमेंटेशन ओएसवी जो वो स्पेशली करता है ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड, उसके लिए आपकी ओरिजिनल मांग सकता है। ये लॉगिन से पहले का प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस 3 प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइल आपकी लॉगिन हो जाती है, यानी कि सिस्टम में एंटर कर जाती है। अब यहाँ पे जब सिस्टम में आपकी फाइल लॉगिन हो जाती है तो उसके बाद पोस्ट लॉगिन की कुछ स्टेजेस हैं। इसमें सबसे पहले स्टेज लॉगिन के बाद अगर कोई फाइल आपके सिस्टम में, लॉगिन का मतलब होता है कि वो सारी जो जानकारियां जो आपने पेपर्स दिए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो सब सिस्टम में एंट्री करते हैं बैंकर्स, और उसके बाद उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। सीपीवी स्टार्ट हो जाती है, यानी क्रेडिट पॉइंट वेरिफिकेशन, सीपीवी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस होता है सीपीवी का, क्रेडिट पॉइंट वेरिफिकेशन। अब सीपीवी के अंदर भी कुछ भाग हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जिसमें सबसे पहला भाग होता है आपका टीवीआर का, यानी टेलीफोनिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट। दूसरा भाग होता है आपका यहाँ पे एफआई यानी कि फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तीसरा भाग यहाँ पे आता है आरसीयू यानी कि रिस्क कंट्रोल यूनिट रिपोर्ट, और चौथा भाग आता है यहाँ पे कैम यानी क्रेडिट अप्रेजल मेमो या मेमोरेंडम, कैम प्रिपरेशन। ये 4 प्रक्रियाएं सीपीवी में होती हैं। कुछ बैंक्स इसको ब्रीफ करके कुछ अपनी प्रक्रियाएं सब इसमें जो सब प्रोसेस है वो ऐड कर सकते हैं। टीवीआर की प्रोसेस 1-2 और बढ़ा सकते हैं, एफआई की बढ़ा सकते हैं, आरसीयू या कैम की भी प्रोसेस वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे टीवीआर यानी टेलीफोनिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट में सबसे पहले आप फोन रिसीव करते हैं बैंक्स की तरफ से कि या एनबीएफसी या किसी भी संस्था की तरफ से जिसमें टेलीफोनिक वेरिफिकेशन की जाती है। इस प्रक्रिया में आपसे पूछा जाता है कि आपने ये लोन अप्लाई किया है, वो आपके द्वारा प्रस्तुत जो डॉक्यूमेंटेशन है उसी से रिलेटेड आपसे सारी जानकारियां वेरीफाई करते हैं कि आपने जो लोन अप्लाई किया है वो कितने का है, आपके डॉक्यूमेंटेशन ये आपने साइन करे हैं, आपको लोन की क्या रिक्वायरमेंट है, और आपका रेजिडेंस एड्रेस, आपका पैन कार्ड का नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ जानकारियां जो आपके डॉक्यूमेंटेशन केवाईसी में है, ये उसी से रिलेटेड जानकारियां आपसे वेरीफाई की जाती हैं। जब ये वेरीफाई हो जाती है उसके बाद दूसरी स्टेज आती है एफआई की। एफआई यानी कि फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में फिजिकली इन्वेस्टिगेशन की जाती है ऑन फील्ड, यानी आपके घर, आपके ऑफिस या जो प्रॉपर्टी अगर आप दे रहे हैं तो उस पर जाके फिजिकली फोटो के साथ यहाँ पे बैंकर्स की जो एजेंसी होती हैं जो वो हायर करते हैं थर्ड पार्टी, उनकी तरफ से कोई व्यक्ति जाता है और विद फोटोग्राफ आस पड़ोस के लोगों से भी मिलता है कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति यहाँ पे रहता है। वो आपके ये नहीं पूछता कि वो लोन अप्लाई कर रहे हैं आपकी कुछ निजी, वो सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है या नहीं रह रहा। फिर इन्वेस्टिगेशन में आसपास के लोगों से भी आपकी जानकारी एकत्रित की जाती है कि ये व्यक्ति किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है, कहीं ये किसी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी में तो नहीं है, क्योंकि आसपास के लोग जो आपके पड़ोसी हैं वो आपको आपसे ज़्यादा कई बार जानते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से एकत्रित करता है। प्लस आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, घर आपने जो दिया है वो रेंट पे है या आपका अपना है, ये सारी जानकारी जो आपने फाइल में डॉक्यूमेंटेशन लगाई है उसको वेरीफाई करता है। ये फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के फिर वो बैंक को वापस दे देता है। टीवीआर भी यही रिपोर्ट बना के यानी टेलीफोनिक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी फाइल में लग जाती है, और उसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी फाइल में लगती है जो आपके ऑफिस और घर पे अलग अलग होगी।
इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपकी फाइल पहुंचती है आरसीयू में, यानी कि रिस्क कंट्रोल यूनिट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क कंट्रोल यूनिट में आप एक स्वायत्त संस्था बैंक की होती है, या वो बैंकर भी हो सकते हैं जो इंटरनली बैंक के कर्मचारी होते हैं। ये जो जानकारियां आपने दी हैं सारी, उनको वेरीफाई करते हैं और गहन तरीके से और सघन तरीके से। आपका पैन कार्ड असली है, नंबर, आपका कोई क्राइम रिपोर्ट तो नहीं है, क्राइम चेक किया जाता है। आपके सारी जानकारियां एकत्रित की जाती हैं कि आप पे कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जेन्युइन है, या आपने जो जॉब आपने दिखाई है क्या वो जेन्युइन है, कहीं आप उसमें नोटिस पीरियड पे तो नहीं है, या आप उस जॉब में कहीं किसी बैड एक्टिविटी में या एचआर नोटिस पे ना हो। आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का बिजनेस है, वो किसी और के नाम पे तो आपने दिखाने के लिए नहीं ले लिया, या आपने किसी और के बिजनेस पे खुद जाके बैठ गए किसी की शॉप पे और कह दिया कि ये मेरी शॉप है। तो इस तरीके की जानकारियां आरसीयू डिपार्टमेंट बहुत गहन तरीके से निकालता है। और यकीन मानिए आरसीयू डिपार्टमेंट बैंक का एक सुरक्षा कवच है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। और अगर कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट देता है तो यकीन मानिए ये आरसीयू की नज़र से नहीं बच सकता। रिस्क कंट्रोल यूनिट की रिपोर्ट हर एक फाइल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी फाइल ओके हो जाती है बड़ी आसानी से। अगर उसमें कहीं भी कुछ रेफर आया है या नेगेटिव आया है तो आपकी फाइल वापस रिजेक्ट हो जाती है। कुछ एक मामलों में बैंक कॉल ले लेता है जिसमें लगता है कि ये व्यवहारिक है, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि इस तरीके का कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जो कि आपके बियॉन्ड योर कंट्रोल हो, लेकिन बैंक को समझता है तो उस पर भी वो अप्रूवल लेके कर सकता है। लेकिन अधिकतर केसेस में आरसीयू की रिपोर्ट का अप्रूवल नहीं मिलता। तो यहाँ पे आरसीयू रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आरसीयू की प्रक्रिया से फाइल आपकी आगे बढ़ती है तो कैम यानी क्रेडिट अप्रेजल मेमो की तरफ जाती है। क्रेडिट अप्रेजल मेमो यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी निकालना। आपकी फाइल जो है वो सीधे क्रेडिट मैनेजर के हाथ में होती है। जो क्रेडिट टीम होती है उसका काम होता है कि जो भी फाइल हम लॉगिन करते हैं, देखिए बैंक में एनबीएफसी में कुछ टीमें काम करती हैं, जैसे आरसीयू की टीम है, जैसे एफआई की टीम है, जैसे टीवीआर है। वैसे बैंक में 3 स्पेशल टीम होती हैं जो सेल्स, क्रेडिट और ऑपरेशंस। सेल्स का काम होता है कि वो मार्केट से कुछ पोटेंशियल जो एलिजिबल क्लाइंट है उन्हें ढूंढे और वो बैंक के लिए लेके आए। और क्रेडिट टीम का काम होता है कि वो उन लॉगिन फाइल को जो क्लाइंट बैंक में लोन अप्लाई करते हैं उनको वेरीफाई करे, उनके सारे डॉक्यूमेंट की जांच करे, अगर वो एलिजिबल हैं तो उसको लोन की स्वीकृति दे। और ऑपरेशन टीम जो होती है वो डिसबर्समेंट का पार्ट देखती है। तो आप कह सकते हैं कि प्री लॉगिन की स्टेजेस सेल्स के पास है, लॉगिन टू सैंक्शन की स्टेजेस क्रेडिट के पास है, और डिसबर्समेंट की जो स्टेज है वो ऑपरेशन टीम संभालती है। यहाँ पे कैम प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी क्रेडिट की टीम की होती है, क्रेडिट मैनेजर की होती है, जो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल के होते हैं और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होते हैं। उन्हें पता होता है कि किस फील्ड के किस प्रोडक्ट में और किस तरीके के बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आपकी सैलरी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो आपकी हिस्ट्री है, यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस काम आता है। क्रेडिट अप्रेजल मेमो में आपकी एलिजिबिलिटी निकाली जाती है। जो डॉक्यूमेंटेशन आपने दिए हैं उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी लोन के लिए कितनी बन रही है, आपके पुराने लोन की हिस्ट्री क्या है, ये सब जांचने के बाद ही आपका क्रेडिट अप्रेजल के बाद जो क्रेडिट मैनेजर है फाइल को आगे की स्टेजेस पे पास ऑन करता है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही या क्रेडिट मैनेजर को लगे कि ये फाइल डाउटफुल है, या किसी भी रिपोर्ट में जो पीछे की टीवीआर, एफआई और आरसीयू की रिपोर्ट है कोई भी नेगेटिव होती है, तो वो फाइल को रिजेक्ट करके वापस भेज देता है। और अगर ये तीनों स्टेजेस के बाद क्रेडिट अप्रेजल मेमो में आपकी फाइल ओके हो जाती है, आपकी एलिजिबिलिटी जितना आप लोन चाहते हैं वो बन रही है, या फिर अगर आपकी एलिजिबिलिटी कम बन रही है, तो यहाँ पे जो क्रेडिट मैनेजर है वो यहाँ से फाइल वापस टीवीआर के लिए भेजता है। टीवीआर में टेलीफोनिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट में या सेल्स के पर्सन उसकी एलिजिबिलिटी बताते हैं कि सर आपकी एलिजिबिलिटी इतनी बन रही है, या रेट ये रहेगा, क्या आप उसके लिए ओके हैं। अगर वो ओके होता है तो फिर यहाँ पे वो क्रेडिट मैनेजर सैंक्शन के लिए आगे प्रोसेस कर सकता है। अगर कस्टमर यहाँ पे मना करता है कि नहीं ये मेरी एलिजिबिलिटी इतनी बन रही है तो मुझे लोन नहीं चाहिए, तो आपकी फाइल रिजेक्ट होकर वापस हो जाती है। क्रेडिट अप्रेजल में एलिजिबिलिटी निकालने के बाद सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपकी बैंकिंग बिहेवियर सर्च करने के बाद क्रेडिट मेमो अप्रेज किया जाता है और आगे रेफर कर दिया जाता है रेफर टू पीडी यानी पर्सनल डिस्कशन, जिसमें वही क्रेडिट मैनेजर आपसे फिजिकली या टेलीफोनिकली आपसे बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहीं पे आधे से ज्यादा केसेस डिसाइड किए जाते हैं कि उन्हें सैंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जाता है इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा अभी।
लेकिन अगर यहाँ पे आपका अनसिक्योर लोन है तो यही स्टेजेस है, लेकिन अगर आप सिक्योर लोन के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी देते हैं तो यहाँ पे 2 स्टेजेस और जुड़ जाती हैं, जिसमें पहली स्टेज आती है आपकी लीगल सर्च रिपोर्ट की, LSR। यहाँ पे आपके जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं उसे एक एजेंसी को भेजा जाता है, जो कि SRO यानी कि जो आपका हर एक इलाके में अपना एक SRO ऑफिस होता है जिसमें कि रजिस्ट्रियां बनती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। उस SRO ऑफिस में वो सारी पेपर जो आपने प्रॉपर्टी के दिए उनकी जांच की जाती है, कहीं वो रजिस्ट्री फ्रॉड तो नहीं है, कहीं वो किसी और जो आपने पीछे की चेन दी है बिकती हुई आ रही है, लास्ट 13 साल की चेन जरूर देखी जाती है। तो ये 13 साल में प्रॉपर्टी की जो ट्रांजेक्शन है वो जेन्युइन है या नहीं, वो LSR रिपोर्ट में आती है, और उसका क्या नेचर ऑफ प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज करने लायक है या नहीं, वो उस स्टेज में देखा जाता है। इस स्टेज के बाद आपकी फाइल जाती है टेक्निकल रिपोर्ट के लिए, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी जो आप मॉर्गेज कराना चाहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस प्रॉपर्टी की एजिंग निकाली जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी ड्यूरेबिलिटी निकाली जाती है कि वो प्रॉपर्टी की अगर कल को इन केस वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़े तो बैंक उस रिपोर्ट के आधार पर ही कैम यानी कि क्रेडिट अप्रेजल मेमो में बदलाव कर सकता है। यहाँ पे टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद आपका कैम अपडेट होता है, रेफर टू PD किया जाता है, यानी कि अगर आपकी एक टेक्निकल रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और LSR आपकी ओके होती है तो ये रेफर टू PD कर दी जाती है। अब टेक्निकल रिपोर्ट और प्रॉपर्टी की LTV कितनी ली जानी चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस पर जानकारी आप एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट जब फाइल में संलग्न कर दी जाती है तभी उसकी PD यानी पर्सनल डिस्कशन के लिए वो रेफर की जाती है। अब कुछ बैंक NBFCs में ये भी हो सकता है कि PD जो है वो CPV की जब ये 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई, TVR, FI, RCU, कैम, कई बार ऐसा होता है कि ये जो रेफर टू PD है, कुछ बैंक्स आजकल अग्रेसिवली काम कर रहे हैं और वो रेफर टू PD वाला जो ये वाला स्टेजेस है इसको वो स्टार्टिंग में ही रख लेते हैं, यानी कि वो पहले आपसे PD कर लेंगे, साथ के साथ ये TVR, FI, RCU रिपोर्ट और कैम बनता रहेगा, वो रेफर टू PD, और यानी कि वो टाइम थोड़ा सा आपका बचाने के लिए ये सारी रिपोर्ट भी चल रही हैं अपने फील्ड में, क्योंकि इन सारी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करने में, संलग्न करने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। और अगर आपका पास LSR या टेक्निकल रिपोर्ट है तो आप मान के चलिए कि ये पूरी स्टेजेस कवर करने में 5 से 7 वर्किंग डे लग जाते हैं, ये मिनिमम है। ये बैंकों में अलग अलग हो सकता है कि उनके पास किस तरीके का वर्कलोड है, किस तरीके का उनका प्रोसेस है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। तो कुछ बैंक्स NBFCs अपना टाइम बचाने के लिए जो ये रेफर टू PD वाला सेगमेंट है जो सबसे आखिर में आता है वो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में ले आते हैं, और ये सारी रिपोर्ट साथ के साथ चलती रहती हैं। तो जो आपका ये सारी रिपोर्ट आने के बाद रिजेक्शन या अप्रूवल रेफर टू PD होगा या वो रिजेक्ट होगा, यहाँ पे आके पता लगता है 4 दिन बाद, वो यहीं पे आपका 3 दिन में कुछ लोग, कुछ NBFCs फाइनल कर लेते हैं। रेफर टू PD और कैम में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं। कैम में आपकी टेक्निकल रिपोर्ट भी जाती है, LSR भी आती है, ये लीगल सर्च रिपोर्ट पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी आपके कैम में वो आगे आपको सहायता कर पाएगी। अगर इसमें नेगेटिव है या इसमें क्वारी है या बैंक मांगता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी की हुई है उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है, किसी का लीगल हायर सर्टिफिकेट हो सकता है, ये सारी रिपोर्ट अगर वो मांगता है तो वो पॉजिटिव तभी होगी जब यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट आप दोबारा से देंगे। उसके बाद ये टेक्निकल रिपोर्ट जो होती है उसमें आपकी मार्केट वैल्यू निकाली जाती है। मार्केट वैल्यू एक्चुअली ये में एक आउटर यूनिट होती है, कुछ बैंकों में वो इंटरनल प्रोसेस भी है, उनके अपने बैंकर होते हैं जो ये टेक्निकल, जो काफ़ी अच्छे पदों पे होते हैं, वो आर्किटेक्ट लेवल के पर्सन होते हैं जो जानते हैं कि किस तरीके से मार्केट सिनेरियो चल रहा है, आपकी मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की क्या है। जब मार्केट वैल्यू निकल के आती है तो कैम में वो अपडेट कर दी जाती है यहाँ पे क्रेडिट अप्रेजल मेमो में, और उसके हिसाब से ही आपकी LTV निकाली जाती है, यानी लोन टू वैल्यू। अगर आपकी वैल्यू 100 रुपए की आई है तो बैंक आपको 70 रुपए या 65 रुपए तक का लोन देता है। तो यहाँ पे वो एलिजिबिलिटी निकालने के लिए इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए जब टेक्निकल रिपोर्ट आपकी आती है उसके बाद कैम में वो अपडेट कर दी जाती है। अब अगर आपकी फाइनेंशियली स्टेटस बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप एलिजिबल हैं 1 करोड़ रुपए के लोन के लिए, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी ही 50 लाख की है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें 30 या 35 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा, भले ही आप 1 करोड़ के लोन की EMI देने के लिए भी एलिजिबल हो। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरीके से लोन निकाल की एलिजिबिलिटी निकाली जाती है, मैं वो लिंक दे दूंगा, आप उससे जानकारी एकत्रित कर सकते हैं।
टेक्निकल रिपोर्ट में आने के बाद कैम में उसकी वैल्यू निकाली जाती है और आपकी एलिजिबिलिटी निकाल के रेफर टू पीडी कर दिया जाता है। तो ये वो स्टेजेस थी जो लॉगिन के बाद सैंक्शन से पहले की स्टेजेस हैं, और ये सारी रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद ही पीडी के लिए रेफर किया जाता है या सैंक्शन के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो ये वो जानकारियां थी जो मैं लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ कि किस तरीके से जब हम फाइल लॉगिन कराते हैं या लोन के लिए जाते हैं किसी बैंक या एनबीएफसीज में, तो उसकी स्टेजेस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, किस किस तरीके से फाइल आगे स्टेजेस पे मूव करती है। आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि और लोगों तक इस तरीके की जानकारियाँ पहुँचती रहें। साथ ही आज की जो जानकारी थी वो लॉगिन से रिलेटेड थी कि प्री लॉगिन और पोस्ट लॉगिन किस तरीके से प्रोसेस होता है। आने वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए आगे के भाग में मैं सैंक्शन और डिसबर्समेंट से रिलेटेड पूरा विस्तृत ब्यौरा आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगा, और उस वीडियो में मैं और भी सैंक्शन और डिसबर्समेंट से रिलेटेड जानकारियाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।